नमस्ते सभी को। देखिए, इतिहास विषय को पढ़ रहे थे अपन, हिस्ट्री, और क्लास है हमारी बीए थर्ड ईयर। तो बीए थर्ड ईयर के अंदर हमने हमारा एक टॉपिक है तीसरी यूनिट का, जिसका नाम है कांग्रेस का उदय एंड उसका राजनीतिक प्रभाव। तो हमने इसका प्रथम चरण पढ़ लिया था, यानी 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इससे लेकर 1905 ये जो टाइम है, ये इसका टाइम कहलाता है उदारवादी चरण। कौन सा चरण कहलाता है? उदारवादी चरण। यानी उदारवादी चरण का अर्थ, यानी इसे भिक्षावृत्ति की संख्या भी कहा जाती है, कि इस समय ये जो लोग थे, कांग्रेस के जो लोग थे, वो ये चाहते थे कि अंग्रेज हमें स्वयं ही क्या कर देंगे, शासन दे देंगे। क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने भी इसी समय यही बात, स्वराज की बात कहता है, लेकिन स्वराज की बात वो कहता है अहिंसात्मक रूप से, यानी किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं। उसके बाद 1905 से 1919 ये जो समय है, ये समय कहलाएगा उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण या कांग्रेस उदय का दूसरा चरण, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में प्रश्न ये आया कि इसका उदय क्यों हुआ। भी कांग्रेस का हम पढ़ रहे थे कि भी ये कांग्रेस है, इसके ये कार्य थे। मैंने आपको ये बताया था भी कांग्रेस ने कुछ अपना एक एजेंडा रखा था, उस एजेंडे के माध्यम से इसलिए कांग्रेस जो थी अंग्रेज़ों के समक्ष अपनी मांग लेके गई, लेकिन वो मांग उनकी किसी दूसरे इफेक्ट से पूरी कर रहे थे, जबकि मंशा उनकी कुछ और थी। अब उग्रवाद यानी 1905 से 1919 का ये जो चरण होगा, ये उग्रवाद कहलाएगा। मीन्स यानी एक नए दल का उदय होगा, कांग्रेस में फूट पड़ेगी। इनका उदय क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण सबसे पहला अगर अपन कारण देखें तो सबसे पहला कारण क्या आ गया कि कांग्रेस या अंग्रेजों की प्रकृति को समझना, प्रकृति को समझना, ठीक। नंबर 2, कांग्रेस की उपलब्धियां। नंबर 3, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, पश्चिमीकरण का बढ़ता प्रभाव, भारत की आर्थिक स्थिति, ईसाईकरण का बढ़ता प्रभाव, नंबर 7, देसी भाषाओं का प्रभाव। देखो, सबसे पहले अगर किसी चीज़ के, अगर कोई चीज़ बनती है, कोई संगठन बनता है, या कोई नई शाखा का जब उदय होता है, तो उसके पीछे कारण अवश्य होते हैं। और आपसे एग्जाम में, आपका जो एग्जाम होता है मेन एग्जाम, उसमें कारण बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। कारण हो गया, और उसके बाद उसका परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया क्या रही। तो सबसे पहले हमारा जो कांग्रेस का एक संगठन था, उसमें फूट पड़ेगी। फूट किस प्रकार से, यानी 1885 से 1905 का ये जो चरण था, ये तो कहलाया उदारवादी चरण। 1905 से 1919 यानी 1905 तक तो उदारवादी है ही। इसके बाद में 1905 से 1919 ये सेकंड चरण उसका जब शुरू होगा, जिसे नाम दिया जाएगा उग्रवादी चरण। पर इसके कारण उदय के कारण
मैंने आपके सामने लिख दिए। अब हुआ क्या कि जैसे इसका उदारवादी जो चरण था ना, उसमें दिक्कत ये आई कि इसे भिक्षावर्ती कहा गया। लोग ये इसके जो सदस्य थे वो चाहते थे कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेज़ों से काम करवाना है, अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवानी है, हमें इनको बाहर नहीं निकालना है, जबकि इनको यहीं पर रख कर इनसे ही भारत की नीतियाँ, अच्छे कानून, अच्छा संविधान, अच्छा लोकतंत्र बनाने का इनका नियम था। ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। भारतीय के जो लोग थे वो इनसे खुश थे इस प्रणाली से। जबकि दूसरा जो चरण आएगा ना, इसमें क्या होगा, उग्रवादी में जैसे बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये विपिन चंद्र पाल असम से था, ये लाला लाजपत राय पंजाब से था और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से था। ठीक है, इन्हें शॉर्ट रूप में बोला जाता लाल बाल पाल। ये जो इसका दूसरा चरण निकल के आएगा वो इनसे, इनके विरोधी थे। वो ये कहते थे कि आप जिस प्रकार से इनसे मनवार कर रहे हो, इनसे जिस की आपको उम्मीद है ना, वो ये उम्मीद कभी पूरा नहीं करेंगे। आपके मन में जो आपने सोच रखा है कि भाई अंग्रेज़ अगर भारत में रह कर हमें सब शासन दे देंगे, ये कर देंगे, तो एक भूल है, ऐसा नहीं होगा। ये चाहते थे कि हमें हिंसा करनी है, हमें लड़ाई करनी है, हमें अंग्रेज़ों से बलपूर्वक इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इकट्ठे होकर इनको बाहर निकालना पड़ेगा। ये हिंसा का सहारा लेते थे। जैसे आपको पता चलेगा क्योंकि 1905 में क्या होगा, देखिए बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन नंबर 8 देखिए, बंग भंग आंदोलन क्या हुआ। पहले ये समझिए आप कि 16 अगस्त 1905 और 16 अक्टूबर 1905, ये 2 डेट देखो। 16 अगस्त को क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रिया, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रिया यानी 1905 में बंगाल जो कि भारत का हिस्सा था, जिसमें हिंदू और मुसलमान बड़ी तादाद में रहते थे, जो कि वहाँ पर एक संगठन बन रहा था, आपसी एकता थी, हिंदू मुस्लिम दोनों सौहार्द से रहते थे। अब हुआ क्या, दोनों के मध्य फूट डालने के लिए, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। और कलकत्ता के टाउन हॉल में 16 अगस्त यानी आज से 2 दिन बाद में, आज 13 अगस्त होगी, 16 अगस्त को क्या हुआ कि बंगाल विभाजन की नींव रख दी गई। और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे भारत में यानी बंगाल के अंदर शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यानी लोगों ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने तो यहाँ तक कह दिया कि विभाजन है वो मेरी कब्र के ऊपर से होगा। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी कि उसने इस प्रकार से अपना रवैया रखा कि ये लोग आज विभाजन पर तुलाए। इन लॉर्ड कर्जन जो था उसने बंगाल के विभाजन की क्या रख दी, नींव रख दी, और एक तरह से बंगाल का क्या हो गया, विभाजन हो गया। जब 16 अगस्त 1905 को बंगाल के विभाजन की नींव रखी गई, उसके बाद प्रतिक्रिया होती रही। क्या होती रही प्रतिक्रिया? पूरे बंगाल में अनेकों प्रकार के जुलूस निकाले गए, हिंसाएं हुई, अंग्रेज़ों की जो आदेश थे उनको मानने से उन लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो वंदे मातरम गीत गाया गया था वो पहली बार इसी समय गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमान सुनार बांग्ला जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठा, अनेकों प्रकार के जो आपसी एकता बढ़ाते हो ऐसे पत्र निकाले गए। यानी एक तरह से ये कारण रहा था भी, ये उग्रवादी बनने पे ये लोग क्या हो गए,
मजबूर हो गए, क्योंकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तब भारतीयों को ये एहसास हुआ कि हो ना हो अब ये जो लोग अंग्रेज हैं ये हमारी चाल को समझ गए हैं और ये लोग हमारे को एक नहीं रहने देंगे, ये हमें मजबूर करेंगे क्रांति करने के लिए। और वो युवा उग्रवादियों को क्या कर दिया गया, मजबूर किया गया ऐसा करने के लिए। तो इसके उदय के अगर अपन कारण पढ़ते हैं तो सबसे पहला कारण हमारे पास आता है अंग्रेजों की प्रकृति को समझना। अंग्रेजों की क्या समझना, प्रकृति को समझना। यानी 1947 जब भारत आज़ाद होगा और 1757 यानी भारत जब गुलाम हुआ ब्रिटिश कंपनी के, यानी लगभग 200 वर्षों का ये पीरियड था। तो यहाँ तक आते आते यानी 1757 से आते आते 1905 तक आते आते अंग्रेज़ों ने कोई कसर नहीं छोड़ी भारतीयों को लूटने में, भारतीयों को दुखी करने में, भारतीयों पर अत्याचार करने में, लगान लेने में। यानी उन्होंने जितनी कोशिश हो चुकी थी वो सारी की, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था वो मजबूर हो गया था दाने दाने के लिए, बिल्कुल कंगाल की स्थिति में आ गया था। कुछ नियम चल रहा था, सारी की सारी शक्तियाँ औपनिवेशिक शक्तियों के हाथ में थी। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की प्रकृति को समझ रहे थे। यानी एक तरफ तो ये कांग्रेस का उदारवादी चरण था, ये तो चाहता था कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, जबकि उग्रवादी चरण जो था वो जानता था कि अगर ये हमारी बात मानते या कुछ करते तो पीछे बहुत टाइम चला गया। 1757 में हम लोग गुलाम हुए थे और अगर ये सही करते, सही नियम बनाते तो अब तक कर देते। हमें अब क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर हम इनके साथ लड़ेंगे नहीं, इनके साथ झगड़ेंगे नहीं या इनके नियमों को फॉलो करते रहेंगे तो ये नहीं जाएंगे, ये भारत में अपना अड्डा जमा लेंगे। और यही दिक्कत आई। इसलिए हमारा पहला टॉपिक क्या निकल के आया कि अंग्रेज़ों की प्रकृति को समझना। यानी उदारवादी जो चरण था वो इनकी प्रकृति को समझ तो रहा था, लेकिन वो चाहता था कि लड़ाई इतने हम अभी सामर्थ्यवान नहीं है कि अंग्रेज़ों को अपने बाहुबल से या सैनिक शक्ति से इनको बाहर निकाल सके। जबकि उग्रवादी चरण जो था वो ये चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इनसे लोहा लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये भारत छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो मतलब अंग्रेज़ों की जो कार्यवाही थी, जो कार्यशैली थी, जो उनके कार्य थे, उनकी जो नीतियाँ थी, वो उन लोगों को समझ गए थे भी ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं है। तो अंग्रेज़ों की प्रकृति को समझना ये उग्रवादी चरण का पहला कारण। नंबर 2, कांग्रेस की उपलब्धियाँ। कांग्रेस की उपलब्धियों का अर्थ ये हुआ कि 1885 में जो कांग्रेस अपने एजेंडे को लेकर मैदान में उतरी थी, जो नियम लेके, जो कानून लेके, जो अपनी शर्तें लेके जो संगठन बना था, जब ये अपना संगठन, अपनी मांगे, अपना एजेंडा वायसराय के पास जब लेके गए तो वायसराय ने इनकी एक भी मांग पूरी नहीं की। भी शर्त ये है कि अब 1909 में या 1919 में कुछ नियम बनेंगे, लेकिन वो श्रेय अगर उदारवादियों को हो जाता है तो कहीं ना कहीं उग्रवादियों को भी जाता है। भी 1909 में पहला गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहला व्यक्ति नियुक्त होगा, जो कांग्रेस का एक एजेंडा था, एक नियम था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक सदस्य भारतीय हो, तो 1909 में होगा। जबकि वो उदारवादियों को अगर इनका श्रेय जाएगा तो कहीं ना कहीं किसको जाएगा, उग्रवादियों को भी तो जाएगा ना, क्योंकि वो भी तो ये मांग, उनकी मांग भी तो यही थी। तो मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस की जो उपलब्धियां, जो कांग्रेस जो अपना एजेंडा लेके आई थी वो उस एजेंडे में सफल नहीं हो रहे थे। तो उग्रवादी जो लोग थे वो चाहते थे कि इस प्रकार से उदारवादियों ये जो संगठन लेके आया अपना, उदारवादी जो जिस प्रकार से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं उस प्रकार से अंग्रेज बात मानने वाले नहीं है। तो कांग्रेस की जो उपलब्धियां थी वो देख रहे थे उग्रवादी लोग, इसलिए क्या हुआ कि उनसे एक नई शाखा प्रस्फुटित हुई जिसे कहा गया उग्रवादी चरण। ठीक है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो समकालीन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। देखिए, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का अर्थ ये है कि उस समय, जैसे आपको पता होगा कि इंग्लैंड है वो तकरीबन विश्व के अनेकों शक्तियाँ, अनेकों देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए था। तो उसी समय इथोपिया नामक एक देश है, इथोपिया ने क्या किया, मतलब इटली जैसे देश को हरा दिया। इथोपिया ने किसको हराया, इटली को हरा दिया। उसके बाद जापान, जो कि एक एशिया महाद्वीप का देश है छोटा सा, उसने रूस को हरा दिया। किसको हरा दिया, रूस को हरा दिया। उधर मिस्र, ईरान, तुर्की जो देश थे वो अपने आप में फ्रीडम हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे। तो उनको देखकर भारतीयों को भी लग रहा था कि कल को हो न हो
जैसे जापान है, इथोपिया है, या पश्चिमी जो देश है जो कि अंग्रेज़ों के दुश्मन है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। क्या करेंगे अटैक? जैसे आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब क्रिप्स अपना प्रस्ताव लेके आया था कि आप हमारी सहायता करो, तो अंग्रेज भारतीयों को ये डर था कि अगर विश्व युद्ध में, अगर दूसरे विश्व युद्ध में अगर दोहरी राष्ट्र जीतते हैं, यानी जापान, इटली या जर्मनी जीतता है, तो वो कल को हमारे ऊपर भी क्या करेंगे, अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे, हमारे को भी हरा देंगे या हमारे को भी अपना उपनिवेश बना लेंगे। तो इसी कारण क्या हुआ, ये दिक्कत आई। क्या आई? दिक्कत आई। ठीक है ना, कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय, अब लोग भारतीय उग्रवादी जो लोग थे वो मोटिवेट हो रहे थे ना इस चीज़ों से भी। जो इथोपिया जैसे देश है, जापान जैसे देश है, वो अगर रूस जैसे देश को हरा सकते हैं, इटली जैसे देश को हरा सकते हैं, दूसरे देश को हरा सकते हैं, तो हम लोग नहीं हरा सकते इन अंग्रेजों को, हम भारत से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से वो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति थी उस समय, और विश्व स्तर पर इंग्लैंड की जो दुर्दशा हो रही थी, जो इस प्रकार से वो जगह जगह पर हार रहे थे, तो इससे उग्रवादी लोगों ने सोचा कि अगर हम इनके साथ स्ट्रगल करेंगे, इनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, अगर हम एक संगठन बनाकर इनको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो ये अपने आप चले जाएंगे। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उग्रवादी जो लोग हैं वो अपने मतलब एजेंडे में एक तरह से सफल भी होंगे। चौथा जो कारण क्या है, पश्चिमीकरण का बढ़ता प्रभाव। पश्चिमीकरण का बढ़ता प्रभाव का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ तक आते आते आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत को जब उपनिवेश बनाया गया था, तो वो इंग्लैंड के जो लोग थे वो भारतीयों का ईसाईकरण करना चाहते थे, यानी एक तरह से उनका पश्चिमीकरण करना चाहते थे। और इसी पश्चिमीकरण के करने के तहत क्या हुआ कि आपको पता होगा कि वो जो व्यक्ति ईसाई धर्म को कबूल कर लेता था, ईसाई धर्म मान लेता था, उसका लगान कम हो जाता था, उसको सरकारी नौकरियों में उसका प्रमोशन, उसको पदोन्नति मिलती थी, और जो व्यक्ति इंग्लिश सीख जाता था उसको सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाती थी। इस प्रकार भारतीयों को लग रहा था कि ये लोग हमें धर्म से अलग कर देंगे, हमारा जो हिंदू धर्म है वो ये छुटवा देंगे और हमारे को क्या बनाएंगे, ईसाई बनाएंगे। इस प्रकार पश्चिमीकरण का जो बढ़ता प्रभाव था उससे ये लोग बहुत दुखी थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक है, तो देखा होगा आपने कि बंगाल में शिवाजी जयंती, मराठा जयंती, गणेश महोत्सव आदि शुरू करेगा, ताकि हिंदू लोगों में क्या बने, कम्युनिटी बने, और उनमें क्या बने, ये एक हो जाए, उनमें आपस में ये लोग एकता बढ़े। इस प्रकार से नियम बनाए गए। इस प्रकार से इन्होंने अनेकों प्रकार की जयंतियाँ, शिवाजी जयंती, मराठा जयंती, ये जो लोग थे इनके बारे में इनका गुणगान किया गया। ठीक है, तो पश्चिमीकरण का जो बढ़ता प्रभाव था, इससे उग्रवादी लोग थे वो बहुत ही क्या थे, दुखी थे। जबकि उदारवादी लोग नहीं थे। उदारवादी तो चाहते थे कि अगर हम लोग इंग्लिश भाषा सीख जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं महत्व भी बढ़ेगा, वो ये नहीं चाहते थे। जबकि ये पश्चिमीकरण के बिल्कुल खिलाफ थे उग्रवादी लोग। अगला क्या है, भारत की आर्थिक स्थिति। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अनेकों नियमों के द्वारा, अपने अनेकों नीतियों के द्वारा, कानूनों के द्वारा भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। यानी भारत से कच्चा माल खरीदना कम दाम पर, उसे बेचना उच्च दाम पर। तो भारतीयों के अंदर क्या हुआ, भारतीय बाजार, भारतीय कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जितने उद्योग थे वो फ्लॉप हो गए। और ये तो आपने देखा होगा 1919 के अंदर, जब 1900 जो चंपारण अभ्यारण्य है, चंपारण जो क्षेत्र था, वहाँ पर ये नील आंदोलन भी हुआ था कि वहाँ पर किसानों से ये वही फसल बुवाते थे जो कि अच्छी होती थी और जो उद्योगों में काम आए। ठीक है ना, नील आंदोलन आपने सुना होगा चंपारण में। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक तरह से देखा जाए तो इनकी आर्थिक स्थिति जो भारतीयों की वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे। चाहे कोई सा वर्ग हो, गरीब तो पहले से गरीब था, उसके बाद जो व्यापारी वर्ग था वो कमज़ोर हो गया, भारतीय बाजार थे वो ढीले पड़ गए, वहाँ पर भी कुछ नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी यानी यूरोपीय कंपनियाँ जो थी वो अपना बहुत बड़ा मार्केट लेकर भारत में आई हुई थी। तो भारतीयों की आर्थिक स्थिति क्या हो चुकी थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तब उग्रवादियों ने सोचा कि धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर एक ऐसा ये नियम थोपेंगे, ऐसा करेंगे कि हम लोग इनके दोबारा गुलाम बन के रह जाएंगे और कभी भी आज़ाद ना होने वाली प्रकृति बन जाएगी हमारी। ऐसे नियम तो ये दुखी थे। उसके बाद देसी भाषाओं का प्रभाव। देसी भाषाओं का आपको पता होगा कि वेलेस्ली के द्वारा जो लाया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, उसके माध्यम से देसी भाषाओं के ऊपर रोक लगा दी थी। देसी भाषाओं का अर्थ था
कि अंग्रेज़ों को ये हमारी वाली भाषा तो आती नहीं थी, जैसे हम ये बागड़ी मारवाड़ी बोलते हैं, तो उस समय जो देसी भाषाएं होती थी उनमें पत्र पत्रिकाएं छपते थे, लेटर वगैरह छपते थे, जिससे क्या होता था कि एक कोई अगर अपनी बात हो, जैसे हिंदुओं को एकत्रित करने की या संगठित करने की कोई बात होती थी तो वो देसी भाषाओं में लिख देते थे पत्र वगैरह। तो बाद में क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा नाम के 2 पत्र भी निकाले थे। तो क्या हुआ कि देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया गया, देसी भाषाओं को बढ़ाया गया और कहा कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हमारी ये जो भाषा है वो हिंदी है, और हिंदी का खूब प्रचार प्रसार किया गया। और इसी के माध्यम से क्या हुआ कि इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने सहारा लिया। उग्रवादी जो लोग थे वो देसी भाषा में अपना मतलब अपना आदान प्रदान करते थे, अपनी बात मनवाते थे। तो इस प्रकार से देसी भाषाओं का भी प्रभाव एक तरह से हमें देखने को मिलता है। अब लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रिया, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रिया यानी उग्रवादी चरण को जन्म देने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन ने क्या हुआ कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। जैसे ही बंगाल का विभाजन किया गया तो जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी वो एक प्रकार से भारतीयों के सामने खुलकर आई। खुलकर कैसे आई कि कांग्रेस तो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनके मन में तो ये सवाल ही पैदा नहीं था कि बंगाल का विभाजन कर सकते हैं क्या ये लोग। जबकि ये फूट डालने के लिए क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। और 16 अक्टूबर को मतलब आज भी मतलब उस समय शोक दिवस के रूप में मनाया गया, यानी बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था, जबकि इसकी घोषणा होती है 16 अगस्त 1905 को। जिससे क्या हुआ कि उग्रवादी चरण का फलीभूत होने का, पनपने का एक मुख्य अगर कारण माना जाए तो यही होगा। उसके बाद चापेकर बंधु जो थे, यानी चापेकर जो बंधु थे, चापेकर बंधुओं ने ब्लैक कमिश्नर रेड की हत्या कर दी। रेड की हत्या यानी आपको पता हो कि 1905 के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी आई हुई थी। जैसे वर्तमान में ये कोरोना महामारी चल रही है ना, देखिए इतिहास साक्षी है, आज से भी पहले भारत के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां, संक्रमित बीमारियां आई है और भारत ने हमेशा उनका डटकर मुकाबला किया है। आज भी देखिए हम एक दिन कोरोना को हरा देंगे, हमारा जीवन पहले की तरह बन जाएगा, समय वो चला जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि इतिहास जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में अनेकों प्रकार की बीमारियां, इससे भी खतरनाक बीमारियां पहले भी आई हुई है। तो उस समय प्लेग की बीमारी आई हुई थी 1905 के लमसम, एक बीमारी हुआ करती थी चूहे के काटने से, उस समय चूहे बहुत हुआ करते थे, तो प्लेग बीमारी आई हुई थी। तो प्लेग बीमारी आने के कारण क्या हुआ कि एक प्लेग कमिश्नर था रेड, उसकी चापेकर बंधुओं ने क्या कर दी, हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि भारत में तो इतनी बड़ी बीमारी आई हुई थी और ये लोग बंगाल के विभाजन पर लगे हुए थे। अनेकों प्रकार की बीमारी, लोगों के मरने से चापेकर बंधुओं ने क्या किया, बालकृष्ण और हरिकृष्ण चापेकर ने ब्लैक कमिश्नर रेड की क्या कर दी, हत्या कर दी। जब हत्या कर दी गई तो ये लगा कि अब उग्रवादी चरण है वो एक अपने आप में प्रफुल्लित होगा, अपने आप में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने का इसका अब काम शुरू हो जाए। क्योंकि शुरुआत इसने कर दी, चापेकर बंधु ने इसकी शुरुआत कर दी, क्योंकि उनका तो ये चाहता था कि अगर कोई अंग्रेज अधिकारी हमारी बात को नहीं मानता तो उसको मार दो, उसको वहीं पर ख़त्म कर दो, ये तो अपने आप छोड़ जाएंगे, इनको धीरे धीरे क्या करो, आप मारते चलो, ठीक है। तो ये मैंने आपको कारण बता दिए भी। उग्रवादी चरण में 3 व्यक्तियों का मुख्य नाम आता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे, इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो सांस्कृतिक प्रचार बहुत मात्रा में किया था। सांस्कृतिक प्रचार के अंदर इन्होंने देखा केसरी और मराठा पत्र निकाले, शिवाजी महोत्सव बनाया, गणेश महोत्सव को शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जैसे आप गणेश महोत्सव बनाओगे, शिवाजी महोत्सव बनाओगे तो लोग क्या होंगे, एक पास आएंगे, दूरियां जो है वो कम हो जाएगी और लोग एक दूसरे से धार्मिक, क्योंकि भारत उस समय भी धर्म के बंधन में बंधा हुआ था, आज भी है। देखिए आज हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि शनिवार के दिन हम शनि मंदिर में इतना तेल चढ़ा देते हैं कि अमेरिका वो तेल पूरा साल भर खाता है। इतना तेल तो हम कहाँ चढ़ा देते हैं, शनि मंदिर में। आपने देखा होगा कि भारत में सरदा का सैलाब बहता है, पूरी की पूरी गंगा
श्रद्धा से बहती है। बहुत आस्थावादी लोग हैं, पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इतनी आस्था रखता हो अपने धर्म में। हम लोग सालासर पैदल चले जाते हैं, जबकि हमारे घर में गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी हमारे पास से जा रही होती है, हम गाड़ी में नहीं बैठते, हम पैदल जाते हैं। ये हमारी श्रद्धा है। तो इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने के लिए ऐसी चीज़ें चलाई, ऐसे नियम बनाए, ऐसे अनेकों प्रकार के त्यौहार, ऐसे पत्र पत्रिकाएं शुरू की जिससे भारतीयों में एकता बढ़े, उनमें यूनिटी बने, एक संगठन बने, लोग इकट्ठे हो और धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की भी आहुति दे दे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमें ईसाई बना देंगे, जबकि हम हिंदू हैं और हम हमारी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। जब ये लोग मुसलमान लोग धर्म के लिए मर मिट सकते हैं, अंग्रेज भारत में आकर अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो क्या हम लोग हमारे धर्म की रक्षा ही नहीं कर सकते। इसी प्रकार से क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, पंजाब के एक बहुत फेमस व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब में रहकर और बाद में पूरे भारत में रहकर इन क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या दिया, अंजाम दिया। उसके बाद विपिन चंद्र पाल जो थे वो असम से थे। इन्होंने भी हमारा जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर सैनिक गतिविधियों को इकट्ठा किया, सैनिक गतिविधियों के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हुए और भारत में उग्रवादी चरण की एक कड़ी के रूप में इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कार्य किया। इस प्रकार देखिए कांग्रेस का उग्रवादी चरण है, उसके कारण हमने पढ़ लिए। 3 व्यक्ति जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम गर्व के साथ लाल बाल पाल कहते हैं। ठीक है, इन लोगों ने इसके बाद आगे चलकर अनेकों प्रकार की प्रतिक्रिया है, उसमें बाद में भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, वीडी सावरकर के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो भारतीय आंदोलन को या अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने में अपने प्राण त्याग दिए, यानी अपने जी जान से अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि की रक्षा में, इस भारतीय धार्मिक संस्कृति को बचाने में इन लोगों का जितना सहयोग हुआ उन्होंने पूरा किया। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।